यहाँ पर आपकी कहानी डार्क ड्रैगन द समन्ड हीरो इज ए विलन के अध्याय 1 बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। अध्याय 1 सोच समझकर इच्छा मांगो। नोआ अपनी काली स्पोर्ट्स कार में पूल पार्टी में पहुंचा, पहले से जानता हुआ कि आगे क्या होने वाला है। और ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने पूल एरिया में कदम रखा, पानी के पास बैठे अमीर और नामी मेहमानों की भीड़ में से जयकारों की गूंज उठी। कुछ लोगों ने अपने ड्रिंक उठाकर उसका स्वागत किया और उसका नाम पुकारने लगे। नोआ, अच्छा लगा तुम्हें देखकर भाई। उसने अपनी वही जानी पहचानी मुस्कान बिखेरी, वही मुस्कान जो कभी बिजनेस मैगजीन के कवर पर दिखती थी और जिससे अनगिनत सुंदर महिलाएं मोहित हो जाती थीं, चाहे वो उन्हें जानता हो या नहीं। पर यह उसके होने का बोझ था और वो इससे खुश था। नोआ वेब, युवा अरबपति और दिलों का तोड़ने वाला, अब वहां मौजूद था। उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, औपचारिकताओं का आदान प्रदान किया और बेपरवाही से चल रही ऊपरी बातों में शामिल हो गया। लेकिन उसका मन कहीं और था। इस सब की एकरसता से ऊब चुका। पीठ थपथपाती हथेलियां और उस पर फिसलती निगाहें भी अब उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। जैसे वो अपने ही शरीर के बाहर से सब कुछ देख रहा हो। शायद अब वो अपनी जिंदगी से ऊब चुका था। हर चीज़ वैसी ही थी, हर कोई बस उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता। शायद अब उसे किसी नई जगह की ज़रूरत थी, एक नई चुनौती की। और तभी उसे चक्कर आने लगे। शुरुआत हल्के सिरदर्द से हुई, फिर मिचली तक जा पहुंची। कुछ ही सेकंड्स में वो सिर के भीतर एक बेकाबू तूफान बन गई, जिससे उसकी दृष्टि डगमगा गई। उसने खुद को संभाला, चिंतित आवाज़ों की अनदेखी करते हुए हवेली के अंदर बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। ये क्या? हवा फटी और एक असाधारण शक्ति ने उसे नीचे की ओर खींच लिया, एक काले घने भंवर में ले जाते हुए जो अंधकार से भी गहरा था। एक रंगहीन शून्य, जिसके नाम ने खुद को उसकी चेतना में जबरदस्ती घुसा दिया। ये था अबिस। उसका शरीर ऐसे मरोड़ा और खींचा गया जैसे भौतिकी के सारे नियम टूट गए हों। हर नस में कभी असहनीय पीड़ा तो कभी अद्भुत आनंद का तूफान चल रहा था। वो देख नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था, वो गिर भी नहीं रहा था और खड़ा भी नहीं था। और तभी उस शून्य में कोई और भी था, एक चेतना जो शक्ति की भयानक लहरें छोड़ रही थी। शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि वो चेतना उसकी आत्मा में घुसने की कोशिश कर रही थी। उसकी यादों, विचारों में खुद को बैठाने का प्रयास कर रही थी। पर कोई दीवार थी जो नोआ की रक्षा कर रही थी। और उसने बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध किया। उसे नहीं पता था कि वो किससे लड़ रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उस चेतना को फाड़ कर रख दिया और यह बहुत आसान लगा। बहुत ज़्यादा। वो चेतना बौखला गई, छटपटाई, उग्र हुई, लेकिन नोआ को अब उस शक्ति की मदद मिल रही थी जिसने पहले उसे खींचा था। अंततः चेतना एक भयानक दहाड़ के साथ टूट गई और उसका शुद्ध ऊर्जा रूप नोआ की आत्मा से जा मिला। और फिर हकीकत लौट आए। नोआ लड़खड़ा गया। हरामखोर। सन्नाटा। उसने ऊपर देखा और खुद को एक विशाल, चमकती जादुई मंडल के केंद्र में खड़ा पाया, जो एक अंधेरे हॉल में बनी थी। उसके पैरों के नीचे खुदी हुई जादुई रेखाएं बैंगनी रंग की अजीब रोशनी में चमकी, फिर बुझ गईं। वहां से धुआं उठ रहा था। चारों ओर घुटघुट में छिपे लोग खड़े थे, कुछ तो थककर जमीन पर बैठ गए थे। हवा में जले हुए मांस और लोहे जैसी किसी भयानक चीज की गंध थी। धुआं छटा और उन लोगों ने उसे देखा। उन्होंने अपनी हुड उतारी, पुरुष और महिलाएं, जिनके चेहरों पर आश्चर्य और श्रद्धा थी। हमने कर दिखाया, किसी ने धीमे से कहा, उसकी आवाज़ उम्मीद से कांप रही थी। भविष्यवाणी पूरी हो गई, एक और चिल्लाया, घुटनों के बल गिरते हुए। एक आदमी, जो सबसे वरिष्ठ दिख रहा था, आगे बढ़ा। वीर, उसने पुकारा, तुम्हें हमारे संसार को अंधकार से बचाने के लिए बुलाया गया है। दानवों की सेना हर दिन और ताकतवर हो रही है और केवल तुम ही उन्हें रोक सकते हो। नोआ कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं। कमरा सन्नाटे में डूब गया। उनके चेहरों की खुशी जैसे एक मूर्तिकार ने हथौड़े से तोड़ दी हो। माफ कीजिए, आपने क्या कहा? नेता ने हड़बड़ा कर पूछा। मैंने कहा, नहीं। नोआ ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो और न ही मुझे तुम्हारे किसी दानव युद्ध से कोई लेना देना है। मुझे वापस भेजो। चारों ओर खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ हैरान थे, कुछ भयभीत। एक युवती फुसफुसाई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नेता थोड़ा और आगे बढ़ा, उसका उत्साह अब चिंता में बदल चुका था। वीर, आप समझ नहीं रहे। आपको देवताओं ने चुना है। आपका भाग्य इस संसार से जुड़ा है। देखेंगे। नोआ बोला और चारों ओर कोई रास्ता तलाशने लगा, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं था। ये कौन सी जगह है? वह बड़बड़ाया। उसे अब यकीन हो गया, यह मजाक नहीं था। उसे सच में एक और दुनिया में बुलाया गया था। वो अब भी स्तब्ध था, पर एक चीज़ स्पष्ट थी, अब इस कोई सपना नहीं था। नेता ने अंततः जवाब दिया, आप कैमलॉट राज्य में हैं। नोआ ने भौहें उठाईं। कैमलॉट, जैसे किंग आर्थर और राउंड टेबल। ये हमारे महान देश का नाम है। नेता ने कहा, जिसे कोई जानकारी नहीं थी उस संदर्भ की।
नोआ ने गहरी सांस ली और अपने भीतर उठते गुस्से को दबाने की कोशिश की। क्यों उसे जबरन बुलाया गया इस युद्ध के लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने नई चुनौती के बारे में सोचा था? तो फिर उन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला था। ठीक है, वह बोला, चलो आसान बनाते हैं, मैं तुम्हारा युद्ध नहीं लड़ रहा, मैं तुम्हारा कोई नायक नहीं हूं, और इस भविष्यवाणी के नाटक में भी शामिल नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे पास मुझे घर भेजने का कोई तरीका है तो बात करो, वरना मैं जा रहा हूं। नेता का चेहरा गहरा पड़ गया। बाकी एक दूसरे को देखने लगे जैसे उन्होंने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। क्या हो अगर अनुष्ठान अधूरा हो? एक वृद्ध ने पूछा। नहीं, एक महिला बोली, अनुष्ठान पूरी तरह से शास्त्रों के अनुसार हुआ है, पर नायक अपनी नियति को नकार रहा है। कोई घबराई हुई आवाज में बोला। नोआ ने ताली बजाई जैसे किसी बोर्ड मीटिंग में ध्यान आकर्षित करता हो और बोला, तो फिर क्या प्लान है? और तभी उसके दिमाग में एक भयानक ख्याल आया। क्या ये लोग मुझे जबरन यहाँ रखेंगे? नेता ने थोड़ी देर रुका, फिर कहा, कुछ अन्य विकल्प हैं। नोआ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन तभी हॉल के दरवाजे धमाके से खुले, तेज रोशनी अंदर आई। हुड पहने लोग उस रोशनी से चौंक उठे और भारी कवच में सजे सैनिक अंदर आ धमके। उनके कप्त। अध्याय 2, तुम्हारी इच्छा क्या है, नायक? नोआ पत्थर की दीवारों वाले किले के गलियारों से होकर गुजर रहा था। उसके दोनों ओर कवच पहने शूरवीर नाइट्स चल रहे थे। उनके लोहे के जूतों की खनखनाहट पूरे गलियारे में गूंज रही थी। माहौल बेहद गंभीर था। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब इस मुलाकात की गंभीरता समझ रहे थे। नोआ को खास चिंता नहीं थी। उसने पहले भी ताकतवर व्यापारियों और नेताओं का सामना किया था जो उसे सौदे में दबाने की कोशिश करते थे। ये बस उसी खेल का एक मध्ययुगीन मेडिवल रूप था। गलियारे के अंत में विशाल दरवाजे खुले और सामने आ गया सिंहासन कक्ष। छत से सुनहरी झाड़फानूस लटक रहे थे, जिन पर बिजली की जगह मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर मशालें टंगी थीं, जो कमरे को रोशन कर रही थीं। दरवाजे से लेकर सिंहासन तक लाल कालीन बिछा था। सिंहासन पर बैठा था एक आदमी, सफ़ेद घनी दाढ़ी, भारी मुकुट और नीली स्वर्ण जरीदार पोशाक में। उसकी आंखों में शाही गंभीरता झलक रही थी। बाईं ओर रईस खड़े थे, जो जिज्ञासा से नोआ को देख रहे थे। नौकर चुपचाप खड़े थे और सैनिक तलवारों के हत्थे पकड़े सतर्क खड़े थे। नोआ ने चारों ओर देखा, मन ही मन संभावनाएं तौलता हुआ, फिर राजा की आंखों पर ध्यान टिकाया। ये किसी मूर्ख की आंखें नहीं थीं, राजा अपने पद का महत्व समझता था। शूरवीर सिंहासन से कुछ दूरी पर रुक गए। कप्तान आगे बढ़ा और बोला, महाराज, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बुलाए गए नायक को। राजा की नज़रें नोआ पर टिक गईं। उसका चेहरा राहत और खुशी से खिल उठा। वह खड़ा हुआ और बाहें फैलाकर बोला, आखिरकार नायक आ ही गया। देवताओं का धन्यवाद। मैं राजा सिल्लियन हूँ, नायक। तुम्हारी ताकत से हम अपने राज्य से अंधकार मिटा देंगे। नोआ ने हाथ बांधकर लंबी सांस ली और बोला, हाँ, उसके बारे में मैं तुम्हारी जंग नहीं लड़ने वाला। राजा सिल्लियन का चेहरा एक पल को बुझ सा गया। क्या तुमने गलत आदमी बुला लिया? नोआ बोला, मैं हीरो बनने नहीं आया हूँ, मैं तो बस घर वापस जाना चाहता हूँ। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सब चकित थे। राजा ने संयम रखा और बोला, तुम्हें अपना कर्तव्य समझना होगा। दानव हमारे लोगों की जान ले रहे हैं। तुम्हारे बिना हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बुरा है। नोआ ने कंधे उचकाए, पर यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे यहाँ बुलाने को मैंने नहीं कहा था। राजा ने भौहें चढ़ाईं। अगर सम्मान के लिए नहीं तो इनाम के लिए ही सही। बताओ नायक, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, जवाहरात, मैं तुम्हें बेहिसाब दौलत दूंगा। नोआ हंस पड़ा, नहीं चाहिए, मैं पहले से अमीर हूँ, और वैसे भी तुम्हारी दौलत मेरे सपनों जैसी नहीं हो सकती। राजा चकित रह गया। तो फिर शक्ति, जमीन, मैं तुम्हें सामंत बना दूंगा। हवेलियां, नौकर, पूरा इलाका तुम्हारे अधीन होगा। पास। दरबार में फिर फुसफुसाहट गूंज उठी। सब हैरान थे कि कोई इतने बड़े प्रस्ताव ठुकरा रहा है। राजा ने आखिरी कोशिश की। उसने ताली बजाई। साइड के दरवाजे खुले और वहां से एक युवती आई, सफ़ेद गाउन में लिपटी, सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों से सजी। हर कदम पर वह जैसे पानी पर चल रही हो। वह थी राजकुमारी इनिस। राजा ने कहा, यह मेरी बेटी राजकुमारी इनिस है। वह हमारे राज्य का रत्न है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो वह तुम्हारी होगी। नोआ ने उसे देखा, फिर राजा की ओर मुड़ा। दिलचस्प ऑफर है, लेकिन नहीं चाहिए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी तक चकित रह गईं, शायद पहली बार किसी ने उन्हें ठुकराया था। राजा ने भारी सांस ली और कहा, तो तुम करोगे क्या? नोआ ने सोचा और जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन बस तब तक जब तक तुम मुझे वापस भेजने का तरीका ढूंढते हो। राजा ने उसे गौर से देखा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, तुम किले में हमारे मेहमान रहोगे। हम तुम्हें घर भेजने का उपाय खोजेंगे। दरबार में राहत की सांस चली। अच्छा, नोआ बोला, तो अब मैं कहाँ रहूंगा?
राजा ने सेवक को आदेश दिया कि नायक के लिए कमरा तैयार किया जाए। जाते जाते राजा ने कहा, नायक, भले ही आज तुम्हें न समझ आए, पर किस्मत उन पर भी असर डालती है जो उसका विरोध करते हैं। समय आने पर तुम अपनी भूमिका समझोगे। नोआ हल्की मुस्कान के साथ बोला, खैर, समय ही बताएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को पूरे उपन्यास की तरह हर अध्याय हिंदी में अनुवाद करता रहूं, या सिर्फ कुछ खास हिस्से चाहिए?